जय हिंद बच्चों। आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपका जो जैक बोर्ड में एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसमें मैच कर जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कंसेप्ट मैच कर जाएगा, क्वेश्चन मैच कर जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। एक का क्वेश्चन हम लोग टाइम देंगे और सीखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम डायमेंशन। इसमें से कौन ऐसा पेयर्स है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, उसके बाद इम्पल्स, मोमेंटम, उसके बाद सरफेस टेंशन एंड फोर्स, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। ठीक है, इसमें से कौन ऐसा पेयर्स है जिसका डायमेंशन सेम आपको लग रहा है। ठीक है, तो देखिए आप एक फॉर्मूला याद किए होंगे, वो फॉर्मूला क्या था वो बता देते हैं। इम्पल्स इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग सीखे थे फोर्स इंटू डी टी। ठीक है, और इसी के इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम डीपी। ठीक है, दैट मीन्स कि इम्पल्स जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, मोमेंटम के। इसका मतलब कि इम्पल्स का जो भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो किससे मैच करेगा। ठीक है, इम्पल्स का जो भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो मोमेंटम से मैच करेगा। डायमेंशन फॉर्मूला किससे मैच करेगा, इम्पल्स से। ठीक है, तो आपके हिसाब से या इस कंसेप्ट के हिसाब से आंसर कौन हो गया, बी हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक बात और अभी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है डायमेंशन फॉर्मूला। अगर ऐसा यूनिट बोले तो भी आपको इम्पल्स और मोमेंटम को लेके चलना है। यहाँ अगर ऐसे लिखता कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम एसआई यूनिट, ठीक है, तो हम लोग क्या जवाब देते हैं, इम्पल्स और मोमेंटम। ऐसा यूनिट भी दोनों का क्या होता है, सेम होता है। बात आ रही समझ में। ठीक है, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आपको, है ना। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ टाइम। इसमें से कौन ऐसा यूनिट है जो टाइम का यूनिट नहीं है, टाइम का कौन सा नहीं है। तो देखिए आपको बता दें कि ये जो आपको दिख रहा है, देखिए सेकेंड है, ईयर है, पर सेकेंड जो है, ठीक है, ये सब टाइम का यूनिट होता है। ये भी टाइम का, ये भी टाइम का, ये भी टाइम का यूनिट होता है। ये जो है आपका लाइट ईयर जो होता है वो होता है डिस्टेंस का यूनिट। किसका होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है। आपको ये याद रखना है, लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है। यहाँ बोल रहा था टाइम का कौन नहीं होता है, तो लाइट ईयर टाइम का नहीं होता है, किसका होता है, डिस्टेंस का होता है, डिस्टेंस का। ठीक है, तो आपका डी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोल रहा है यहाँ पे कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स। ठीक है, कि वेलोसिटी टाइम कर्व जो है उसका जब हम लोग स्लोप लेंगे तो क्या मिलेगा। तो थोड़ा सा समझिएगा हो क्या रहा है यहाँ से। यहाँ पे एक पे वेलोसिटी है और एक पे आपका यहाँ टाइम है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऐसा कोई कर्व गया है, तो अगर हम डॉटेड लाइन ऐसे डालते हैं तो ये हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ को हम डी टी बोल सकते हैं और यहाँ से यहाँ को डी वी बोल सकते हैं, डी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है स्लोप। स्लोप का मतलब थीटा। तो जब हम लोग टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा लेंगे, ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया डी वी और बेस क्या हो गया, डी टी हो गया। ठीक है, तो बताइए डी वी बाई डी टी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। डी वी बाई डी टी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखिएगा, स्लोप हम लोग कहते हैं टेन थीटा को, और टेन थीटा इक्वल टू आ गया डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन। तो आंसर क्या हो गया आपका, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ एक ट्रिक देने जा रहे हैं, जिस ट्रिक से इस तरह का क्वेश्चन और भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ वेलोसिटी टाइम लिखा है, हो सकता है कि आपको ऐसा दे दे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व अगर है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है, तो इसका स्लोप क्या देगा। तो चलिए एक ट्रिक आपको सिखाते हैं। देखिए करना क्या है आपको कि ये एस लिखना है, एस
टी, उसके बाद भी टी, उसके बाद ए और टी। ठीक है, तो देखिए इधर से इधर जाइएगा तो स्लोप लीजिएगा, इधर से इधर में क्या लीजिएगा, स्लोप, और इधर से इधर आइएगा तो एरिया लीजिएगा, एरिया। दैट मीन्स कि एस और टी का अगर आप स्लोप लेते हैं तो आपको आंसर में मिलेगा वेलोसिटी। ये भी है, ये क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा हो कि एस और टी का बोले, ठीक है, ऐसे बांध लेते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, देखिएगा एस और टी का अगर स्लोप लीजिएगा तो मिलेगा वेलोसिटी। एस और टी का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। भी और टी का स्लोप लेते हैं, भी और टी का, तो क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जैसे यहाँ वेलोसिटी और टाइम कर्व का क्या है, स्लोप है। स्लोप किसका किसका है, वेलोसिटी और टाइम का। तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में ये दे दे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व क्या देता है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर लिखा रहे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम लिखा रहे, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इधर से ये हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे दे दे कि एक्सेलरेशन और टाइम का अगर कर्व है उसका एरिया लेंगे तो क्या देगा, वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी टाइम का एरिया लेंगे तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, इधर से इधर जाएंगे तो एरिया और इधर से इधर जाएंगे तो स्लोप। एस और टी का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी और टाइम का स्लोप एरिया, एरिया और टाइम, ए और टी का एक्सेलरेशन और टाइम का जो एरिया है वो वेलोसिटी, और वेलोसिटी और टाइम का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तो 4 क्वेश्चन इसमें क्या हो रहा है, कवर हो रहा है आपका, है ना। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन, सी आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसमें कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका है, जैसे लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आपको लिखना है कैसे, ds बाई डी टी लिखना है इसको, ds बाई डी टी। अब बताइए ds बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो आंसर क्या हो गया आपका आंसर क्या हो गया, वेलोसिटी। बात आए समझ में। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, dv बाई डी टी, dv बाई डी टी सीधे। अब बताइए dv बाई डी टी किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन को कहते हैं, तो उस केस में आंसर क्या हो जाता, एक्सेलरेशन हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मन लगा के पढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन सब आ रहा है। ठीक है, अभी रेगुलर वीडियो जाएगा 20-20 क्वेश्चन, आप लोग है ना धड़ाधड़ देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। ठीक है, इस पे हम शॉर्ट वीडियो भी बनाए हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। सिंपल सवाल यह है कि प्रोजेक्टाइल को कितना डिग्री से ऐसे थ्रो किया जाए ताकि जो रेंज हो वो मैक्सिमम हो, ये वाला जो रेंज हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो। कितना डिग्री पे, तो कई लोग याद किए होंगे 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो रिजल्ट क्या होता है, मैक्सिमम। कैसे होता है थोड़ा सा समझिएगा। R इक्वल टू जो होता है वो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, अब एक बात बताइए, u तो चेंज करने नहीं बोल रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है एंगल का, कि एंगल क्या होना चाहिए। तो बताइए एंगल यहाँ क्या है, साइन 2 थीटा। यहाँ बात करेंगे हम लोग साइन 2 थीटा का, कि r जो डिपेंड करना चाहिए वो किस पे करना चाहिए, साइन 2 थीटा पे। तो आप ही बताइए कि इस साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1। ठीक है, 1 हो सकता है। तो साइन 2 थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, कितना डिग्री पे होता है, तो 90 डिग्री पे होता है। इसको लिखेंगे साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90, तो थीटा कितना हो गया, 90/2 आया कितना, 45 डिग्री, 45 हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। वैसे ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, जैक बोर्ड में 2 बार ये सवाल आ चुका है। ठीक है, इस पे सवाल आ चुका है कि कितना डिग्री पे ये मैक्सिमम होता है, तो 45 डिग्री पे। सवाल ये भी पूछ सकता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, u स्क्वायर बाय जी। अगर आपसे ये पूछ देगा कि जो रेंज है वो मैक्सिमम है,
तो बताइए उसका वैल्यू कितना होगा, तो क्या बोलेंगे u²/g। हो सकता है यहीं पर एक और सवाल पूछ दे कि यहाँ पे h मैक्सिमम का वैल्यू कितना होता है, तो आपको बताना है h मैक्सिमम इक्वल टू u²/4g। ठीक है, और अगर ये सवाल पूछ दिया कि r मैक्सिमम और h मैक्सिमम का रेशियो क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे 4:1। ठीक है, 4:1, ये याद रखिएगा। r मैक्सिमम h मैक्सिमम का रेशियो क्या हो गया 4:1। सोचिए तो अगर h मैक्सिमम पहले लिख देता और r मैक्सिमम बाद में लिख देता तो क्या बोलते हम लोग, है ना, h मैक्सिमम पहले और r मैक्सिमम बाद में, तो क्या बोलते हैं 1:4। 1:4, इतना बात याद रखना आपको। ठीक है, इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव हो गया जो आपका बन गया। वैसे ये सवाल क्या था कि कितना डिग्री पे फेंका जाए ताकि रेंज मैक्सिमम हो, तो उसका आंसर क्या है 45 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो इसमें से कौन है जो कांस्टेंट होता है। देखिए बात को आप समझिए, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ u हो गया, ये अगर थीटा है तो ये होता है u cos थीटा, और ये क्या होता है u sin थीटा। ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, मैक्सिमम हाइट जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो हो जाता है 0, लेकिन x कंपोनेंट जो होता है, x कंपोनेंट ये होता है u cos थीटा। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में भी x कंपोनेंट u cos थीटा था, अब वर्टिकल में जब गए हम लोग मैक्सिमम हाइट पे गए उस समय भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू कितना है u cos थीटा है। इसका मतलब कि ये जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो चेंज नहीं करता है, तो आंसर कौन हो गया सी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं करता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रो अ बॉल वर्टिकली अप इनटू एयर देन बॉल विल फॉल। देखिए सवाल ये बोल रहा है कि एक कार है, ठीक है, एक कार लेते हैं और पहले आप कार देख लीजिए, कार जो बन रहा है इसको देखिए। चलिए ये कार है, ये चल रही है, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो इस पर एक लड़का बैठा हुआ है, इस तरह से एक लड़का बैठा हुआ है और इसके हाथ में एक बॉल है जिसको ये वर्टिकली ऊपर फेंकता है v वेलोसिटी से। इस तरह से कार पे बैठा हुआ है, v वेलोसिटी से ऊपर फेंकता है वर्टिकली। तो सवाल ये बोल रहा है कि जब वो बॉल गिरेगा रिटर्न तो एग्जैक्टली उसके हाथ में गिरेगा, या तो आगे गिरेगा या तो उसके पीछे गिरेगा, ये सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिएगा, देखिएगा होगा क्या। जब ये लड़का बॉल को फेंकेगा वर्टिकली डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये कार अगर 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो लड़का भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और अगर इसके हाथ में बॉल है तो बॉल के पास भी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल में, और लड़का वर्टिकल में दे दिया वेलोसिटी। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करेगा, ये जो बॉल है वो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। पहले तो बात को ये समझिए, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी रहेगा बॉल के पास, यहाँ पे वो हर एक पॉइंट पे रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जब यहाँ आएगा बॉल इस यहाँ पे इस सिचुएशन में पोजीशन पे, तो यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकेंड में ही रहेगा। तो सोचिए कि लड़का का जो हाथ है ये भी आगे बढ़ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और बॉल भी आगे बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है बॉल, नो डाउट, और आगे भी बढ़ रहा है कितना से 20 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका मतलब कि ये लड़का का हाथ है और ये बॉल है। वो बात अलग है कि बॉल ऐसे से मोशन कर रहा है, लड़का ऐसे से जा रहा है। ठीक है, तो जब ये बॉल रिटर्न आके गिरेगा तो एग्जैक्टली लड़का के हाथ में ही गिरेगा। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का क्या है सेम है। तो इसका आंसर कौन हो गया आपका डी हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। आपको बता दें फ्रिक्शन फोर्स में एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो जो जितना बताएं अभी हम 5 जो फ्रिक्शन का नाम बताएं उसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कब लगता है, जब बॉडी पे हम लोग फोर्स लगाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक ब्लॉक है इस तरह से और ये रफ सरफेस में ऐसे पड़ा हुआ है, इस पे कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ हो गया जीरो, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया जीरो। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये भी होता है अप्लाइड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है अप्लाइड फोर्स। अब यहाँ कोई अप्लाइड इस पे कर ही नहीं रहा है, इस ब्लॉक पे कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है, तो अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है तो अप्लाइड फोर्स जीरो है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो गया जीरो। लेकिन जैसे यहाँ से कोई लड़का इस ब्लॉक पे फोर्स लगाने लगेगा, मान लो कोई लड़का इस पे फोर्स लगाया 1 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 1 न्यूटन, जब तक ये रेस्ट में रहेगा। जब तक क्या में रहेगा? रेस्ट में। मान लिया जाए बॉडी रेस्ट में है, 1 न्यूटन लगाए और बॉडी नहीं चली, इसका मतलब कि इसके अगेंस्ट में 1 न्यूटन लग चुका है, तो यही हुआ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जैसे तुम लगा दोगे 5 न्यूटन तो इधर से 5 न्यूटन लग जाएगा, 5 न्यूटन। ठीक है, कब तक ये लगते रहेगा? जब तक ये रेस्ट में रहेगा। तो इसीलिए हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा यहाँ पे? स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, अगर किसी बॉडी पे टॉर्क जीरो है, देखिएगा अगर किसी बॉडी पे टॉर्क क्या है? जीरो है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट चेंज, तो इसमें से कौन है जो चेंज नहीं होगा? ठीक है, तो आपको बता दें टॉर्क और लीनियर मोमेंटम का ये रिश्ता होता है। ठीक है, dl/dt, ऐसे ये हो गया टॉर्क का, टॉर्क इक्वल टू हो गया dl/dt। बात समझिएगा, टॉर्क इक्वल टू dl/dt। तो टॉर्क जीरो बोल रहा है, बात को समझिए, टॉर्क हो गया जीरो। तो ये जीरो हुआ तब जब L का वैल्यू होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे? सो समझिएगा, कांस्टेंट कैसे? हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन, जब हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना होता है? जीरो। अगर कांस्टेंट है जैसे d5/dt, तो इसका वैल्यू जीरो होता है कि नहीं? मान लो d100/dt, तो इसका वैल्यू जीरो। अब यहाँ हम जान चुके हैं कि टॉर्क इक्वल टू dl/dt है। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि टॉर्क का वैल्यू कितना है? जीरो। तो ये जीरो कब हुआ होगा? जब L क्या हुआ होगा? कांस्टेंट। जब L कांस्टेंट रहेगा तभी तो टॉर्क जीरो होगा। ठीक है, टॉर्क जीरो कब होगा? जब L का वैल्यू कांस्टेंट होगा। इसका मतलब L कांस्टेंट, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को ही L कहते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर हो जाएगा कि जब टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। और इस पे अच्छा क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, कि एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कब करते हैं? किसी सिस्टम का अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है तो कब होगा? जब उसका टॉर्क क्या होगा? उस पर जो लगने वाला नेट टॉर्क है वो कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो दोनों तरह से सवाल पूछा जाता है कि अगर टॉर्क जीरो है तो कौन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कांस्टेंट होगा? एंगुलर मोमेंटम। और दूसरा सवाल इसी को घुमा के कैसे पूछेगा कि एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कब किया जाता है? जब टॉर्क का वैल्यू क्या होता है? जीरो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमर ऑफ मास है ना 300 ग्राम मूविंग at 40 meter per second, strike a nail, the nail stop the hammer in a very short time of इतना सेकेंड, the force the nail on the hammer। देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे, जो वैल्यू दिया है वो ये मास का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए ये मास का वैल्यू दिया हुआ है, ये वेलोसिटी का वैल्यू है, ये मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, और आपसे
फोर्स पूछ रहा है कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए dp/dt होता है फॉर्मूला फोर्स का, न्यूटन सेकेंड लॉ आपको याद होगा, तो ये होता है F=dp/dt। और dp मतलब मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो हम लिख सकते हैं mv/t। ठीक है, m का वैल्यू यहाँ कितना है 3 है ना, 300 ग्राम। तो 300 ग्राम को क्या लिखेंगे 300/1000, तो केजी में आ गया। और गुना वेलोसिटी कितना है 40, तो यहाँ लिख देंगे 40 डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है 0.02। देखिए 10 से 2 10 10 10 10 10 ये 10 ये, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 12, 4 तिया 12 है ना, 12 ऊपर बच गया। और नीचे क्या बच रहा है 2/100, 2/100, 100 चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो गया 1200, 1200 नीचे बच गया 2, काट दो इसको 600, 600 न्यूटन आपका क्या हो गया आंसर। कि अगर किसी सवाल में बस ये पूछ रहा था कि एगो हथौड़ी से अगर किसी कील को ठोकते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। अगर हथौड़ी का मास 300 ग्राम है, हथौड़ी का जो इसे गया वेलोसिटी उसका 440 मीटर पर सेकेंड है, और जो कॉन्टैक्ट टाइम है हथौड़ी और इसका, हथौड़ी और कील का जो कॉन्टैक्ट टाइम है वो अगर 0.02 सेकेंड है, तो बताइए उस हथौड़ी ने कील पे कितना फोर्स लगाया। ठीक है, तो इस तरह से आराम से सॉल्व करेंगे, 600 न्यूटन आंसर हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, वर्क डन, याद रखिएगा वर्क डन। ठीक है, कैसे याद रखिए, यहाँ पे हम लोग फोर्स का फॉर्मूला जो होता है हम लोग पढ़ते हैं, वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं F गुना S और गुना कॉस थीटा। हो सकता है कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, एक केस होगा जहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बोल रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जैसे ऐसे कोई कर्व है, एक पे फोर्स है एक पे डिस्प्लेसमेंट है, तो जब फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट करेंगे, मान लिया जाए ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया फोर्स। तो बोलिए इसको लंबाई नहीं बोल देंगे, लंबाई, और इसको क्या बोल देंगे चौड़ाई b। तो बोलिए L गुना b क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, और L के जगह क्या है S है, और B के जगह क्या है फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट को वर्क डन नहीं बोलते हैं, तो आगे आंसर कौन वर्क डन, वर्क डन होगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 100 kg टू ए हाइट ऑफ इतना मीटर इन इतना सेकेंड। मतलब कि किसी लिफ्ट का एवरेज पावर कितना हो ताकि 100 kg को 50 मीटर उठा दे 50 सेकेंड में। लिफ्ट का पावर कितना हो, लिफ्ट का पावर कितना हो ताकि वो 100 kg वजन को 100 kg वजन को 50 मीटर तक उठा दे कितना देर में 50 सेकेंड में। ठीक है, तो देखिए इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप पहले देखिए कि मास का वैल्यू दिया है 100 kg। ठीक है, उसके बाद आपका जो लेंथ दिया होगा, हाइट बोल सकते हैं, हाइट दिया है 50 मीटर है ना, और जो आपका टाइम दिया है वो दिया है 50 सेकेंड, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है W/T। ठीक है, और यहाँ उठाने का बात है, ऊपर ले जाने का बात है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सीधे mgh। ठीक है, W इक्वल टू क्या लिख देंगे mgh/T। m का वैल्यू बताइए, m का वैल्यू है 100 गुना g का वैल्यू, यहाँ देखिए ऑप्शन के हिसाब से g लेंगे, 9.9 यहाँ लेना चाहिए क्योंकि 98 दिख रहा है, तो 9.8 ले लिए हम लोग g का वैल्यू, और h का वैल्यू कितना है 50, तो h का वैल्यू ले लेंगे 50 डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना लेना है 50 सेकेंड, तो 50 सेकेंड, ये तो इससे कट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इससे ये कट गया। अब बचा क्या ऊपर देखो, तो ऊपर में बच गया 100 गुना 98/10, 9.8 को 98/10 लिख सकते हैं, 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया 980 वाट,
980 वाट आंसर हो जाएगा, 980 वाट। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बार बना के जाइएगा है ना, जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन, उसके बाद जाइएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव 10 मीटर along परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट अमाउंट वर्क इज डन। देखिए सिंपल सवाल ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट पे एक m मास का ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये इसके परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है, मतलब थीटा यहाँ दिया है 90 डिग्री। ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है 10 मीटर, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना बोल रहा है 90 डिग्री। कैसे पता चला? एलॉन्ग परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। अब आप बताइए W इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस 90 पुट करेंगे। ठीक है, एफ का वैल्यू 5, एस का वैल्यू 10 और कॉस 90 का वैल्यू 0, तो कॉस 90 0 तो 0 हो जाएगा आंसर सीधे। तो आंसर कौन हो गया? डी आपका आंसर है। ठीक है, डी आंसर है। यहाँ पर एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होता है? तो याद रखना है 0। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा वर्क डन कितना होता है? हमेशा 0। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के। कैसे? एक रस्सी है ना, जिससे एम मास कनेक्ट है, ये गोल गोल ऐसे घूम रहा है। तो बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ हुआ और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो जिधर वेलोसिटी उधर डिस्प्लेसमेंट, तो सेंट्रीपिटल ऊपर वेलोसिटी इधर। ठीक है, तो ये हो गया थीटा कितना? थीटा हो गया 90 डिग्री। और जैसे 90 डिग्री आ गया वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 होगा। तो याद रखिएगा कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पर घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ये भी एक शानदार ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है कि द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। वर्क किस पे डिपेंड नहीं करता है? वर्क किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो वर्क इक्वल टू लिखो एफ एस कॉस थीटा। फोर्स पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा का मतलब फोर्स पे डिपेंड किया, डिस्प्लेसमेंट पे किया, एंगल पे किया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पे करता है, फोर्स पे करता है डिपेंड। ठीक है, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इस पे भी करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता? इस पे, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो आंसर कौन होगा? ये वाला डी आपका क्या हो गया आंसर। किस पे डिपेंड नहीं करता ये पूछ रहा था। ठीक है, देखिए आराम से बनाइएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। बोर्ड का तैयारी करना बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको जितना मेहनत अभी आप कर रहे हैं एग्जाम के समय में, उतना मेहनत अगर आप साल भर करें तो ये हलवा हो जाएगा बोर्ड लिखना। ठीक है, बस देखिए आप चैनल में बने रहिएगा, 12th में शुरू से ही क्वेश्चन जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द वर्क डन बाय ऑल द फोर्स है ना ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स द चेंज इन। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया जाता है बच्चा लोग को, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बताया जाता है कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इक्वल टू क्या पढ़ाया जाता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है ये फॉर्मूला कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्ट ये भी एक्सप्रेशन में पूछ देगा कि इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का कौन सा एक्सप्रेशन है, तो ये वाला याद रखिएगा, ये वाला वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है ना ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आंसर कौन हो गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ जाता है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। ठीक है, इसमें देखिए आपका दिया हुआ है 1 2 3 ही ऑप्शन दिया है, इसमें सी लगता है छूट गया है।
ठीक है, तो इसको हम लोग सी मान लेते हैं, सॉरी इसको हम लोग सी मान लेते हैं, ये हो गया सी, और डी ले लेते हैं हम ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो समझिएगा ऑलवेज सेंटर ऑफ मास बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो है किसी बॉडी का वो कहाँ डिपेंड करता है, ऑलवेज लाई एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। ऐसा नहीं है, कैसे नहीं है? सो देखिए अगर कोई रिंग है, रिंग अगर है तो बॉडी तो ये हो गया, समझिएगा। चलिए ये इसको एक्सप्लेन करना है हम लोग को, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हमेशा लाई करता है ऐसा बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने पहले सेंटर ऑफ मास को समझिए। सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि कोई भी बॉडी को जिस पॉइंट से हम इक्विलिब्रियम पे करते हैं वही पॉइंट उसका कहलाता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। कोई भी बॉडी को जिस पॉइंट से हम लोग इक्विलिब्रियम पे करते हैं, जैसे मान लिया जाए ये कोई सीट है, सीट मतलब थाली, मेटल का थाली मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इस मेटल को थाली को एकदम बीचों बीच से ऐसे रखेंगे उंगली पे, ऐसे इस तरह से, तो हो सकता है ये इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हुआ, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमेशा जो लाई करता है वो जो जहां इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वहीं लाई करता है, जबकि ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है सो समझिएगा थोड़ा सा। देखिए मान लिया जाए एक ऐसा हम एक गोल रोटी बनाए, ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर तो इसका एकदम बीचों बीच होगा, लेकिन उस गोल रोटी में हम लोग क्या किए, इस साइड मोटा बना दिए, इस साइड मोटा बना दिए, ठीक है, और इस साइड पतला बना दिए। इस साइड जो थिकनेस है वो मोटा हो गया और इधर का जो थिकनेस है वो पतला हो गया। तो क्या लगता है कि जहां ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहां से इक्विलिब्रियम पे आएगा? नहीं आएगा, इधर मिलेगा इसका सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये क्या है, गलत है। हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई नहीं करता है सेंटर ऑफ मास। हाँ कभी कभी लाई करेगा लेकिन हमेशा नहीं करता है। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑलवेज लाई आउटसाइड द बॉडी, कि हमेशा बॉडी के बाहर लाई करता है। ऐसा तो नहीं है। अगर इस रोटी में को अगर हम यूनिफॉर्म बना दें, सारा जो पतला मोटा जो है वो सब सेम रखें, ठीक है, तो एकदम बीचों बीच में इसका मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इस पेन का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, एकदम है ना, ऐसे इक्विलिब्रियम पे रखेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, जहां से हम इसको इक्विलिब्रियम पे रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये इसका ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो बॉडी पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बॉडी पे आ रहा है सेंटर ऑफ मास। ये क्या बोल रहा है कि ऑलवेज लाई आउटसाइड द बॉडी, जो संभव नहीं है, हमेशा लाई नहीं करता। हाँ आउटसाइड लाई करता है लेकिन हमेशा नहीं। तो ये भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। ये भी स्टेटमेंट गलत, ये भी गलत। ये क्या बोलता है, मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी, यही आपका सही आंसर है। सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी पर भी लाई करता है और बॉडी के बाहर भी लाई करता है। इस पे हम आपको एक एक्सपेरिमेंट का जो वीडियो है वो भी बना के आपको हम देंगे, शॉर्ट वीडियो। वैसे अभी आपको ये बात याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के ऊपर भी लाई करेगा और बॉडी के बाहर भी लाई करेगा। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और हो सकता है कि वो लास्ट क्वेश्चन हो, ठीक है। कल तुरंत जाएगा 20 क्वेश्चन, 27 तारीख तक अभी रेगुलर 20 क्वेश्चन जाएगा, आपको रोज देख लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन है, आपको ध्यान से देखना होगा। बोल रहा है कि टॉर्क है ना कितना होगा, द टॉर्क ऑफ फोर्स, अगर F इतना दिया हुआ है एक्टिंग एट द पॉइंट, है ना, R इतना दिया हुआ है, तो बता रहा है कि बताइए टॉर्क कितना होगा। तो देखिए टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है बाबू वो होता है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, ये होता है। ये तो पहले याद रखना तू लोग, है ना, कि F है टॉर्क इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर होता है। इसको तोड़ेंगे अगर R F साइन थीटा एन कैप होता है, ये भी याद रखना। डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन दे सकता है, ये भी दे सकता है। उसके बाद एक बात और बताते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो टॉर्क होता है इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है ml स्क्वायर टी के पावर -2, और इसमें इसको कहते हैं एक्सियल वेक्टर। बोर्ड के लिए सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ सकता है कि टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है, टॉर्क का SI यूनिट क्या होता है, टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है, टॉर्क किस तरह का वेक्टर रहता है, एक्सियल वेक्टर। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या बनाएगा कि टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला किस फिजिकल क्वांटिटी से मिलता है। तो याद रखिएगा वर्क और टॉर्क जो है वो मिलता है, वर्क और टॉर्क का SI यूनिट मिलता है, दोनों का सेम, और दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला मिलता है सेम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना सारा बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो देखिए, सिंपल बोल रहा है कि फोर्स का वैल्यू इतना है और आर का वैल्यू इतना है। ये यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे वेक्टर लगेगा, ठीक है, स्मॉल आर ले लेते हैं हम लोग, यहाँ वेक्टर लगेगा, यहाँ भी वेक्टर लगेगा। तो टॉर्क कितना होगा, तो थोड़ा सा इसको आपको अरेंज करना होगा। देखिए कैसे बनता है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो आपको ना पहले इसको अरेंज करना होगा इस तरह से। पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब देखिए आई का वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से, ठीक है, आर वाला पहले लेंगे और एफ वाला बाद में। तो यहाँ पे आई के सामने यहाँ कितना है 7, तो यहाँ लेंगे 7, उसके बाद यहाँ लेंगे हम लोग 3, उसके बाद यहाँ कितना लेंगे, के सामने कितना है 1, तो यहाँ लेंगे 1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, चलिए। उसके बाद देखिए एफ के पास जाएंगे, तो एफ में क्या है यहाँ -3, उसके बाद जे के पास कितना है 1, उसके बाद के साथ कितना है यहाँ 5, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे सो देखिएगा, यहाँ गलती नहीं कीजिएगा, आर वाला रहेगा, फॉर्मूला में आर पहले होता है तो आर वाला वैल्यू पहले उठाएंगे, एफ बाद में रहता है तो एफ वाला वैल्यू बाद में उठाएंगे, ठीक है। इसको ऊपर नीचे कीजिएगा, रिजल्ट गलत हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे सो देखिए, आई कैप पहले ले लेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे सो सुनो, आई अगर लिए हो तो 7 और -3 को छोड़ देना है, ये दोनों को छोड़ देना है, किसको लेना है, ये दोनों को, ठीक है। ये 4 जो डिजिट दिख रहा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे 3 × 5 = 15 -1 एकम 1, ऐसे 15 - 1 ऐसे। उसके बाद जे लेंगे माइनस के साथ, तो -j कैप, फिर ब्रैकेट देंगे, ठीक है। अब 3 और 1 को छोड़ देंगे, 3 और 1 को छोड़ देंगे तो ये 4 डिजिट बचा, तो कैसे गुना करेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, माइनस का साइन दे देंगे अपने से, और 3 एकम 3 लेकिन माइनस के साथ, और वहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा आपका 3। उसके बाद किसको उठाएंगे, के वाला को, तो के उठाएं, फिर ब्रैकेट दिए प्लस के साथ के को उठाएंगे, प्लस के साथ के को उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए के उठा रहे हैं तो 1 और 5 को हटा देंगे, ये 4 डिजिट बचेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, माइनस दे दिए, ठीक है, माइनस तुरंत दे देना है। उसके बाद 3 × 3 = 9, माइनस के साथ 9 आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 9, बस इसको लिख दो। 15 में 1 गया, 14 बचा, 14 आई कैप माइनस, ठीक है, 35 और 3 38 हो गया, 38 जे कैप, उसके बाद प्लस 7 और 9 16, 16 के कैप। ये आपका आंसर हो गया टॉर्क का, ये आपका आंसर है, कहीं मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है।